हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वाले पेपर के पीवाईक्यूज लगाएंगे जो 2022 के पेपर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो। तो इससे पहले हमने जो 2023 के पेपर के मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करे हैं, उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम ये सीपीएफ 2022 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि 1 से लेके 10 तक जो हमारे नंबर है उसका हमें मतलब ऐसे क्यूब क्यूब ऐसे ऐसे करते करते हमें 10 के क्यूब तक सम करना है फिर इन सबका। इसी तरीके से हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू भाई 10 का स्क्वायर करना है और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर आप ऐसे सिंपली कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। तो होता है n+1 अपॉन 2 और फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और जो जो क्या बोलते हैं स्क्वायर का होता है वो होता है n+1 2n+1 और होल में अपॉन आता है 6। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हमने 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10+1 11 अपॉन में 2 से ये कट गया 5 और फिर इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस में ये रखेंगे 10 इंटू 11 इंटू 10 to 21 अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2, तो ये कट गया 5, ये कट गया 7। तो सिंपली हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 385। तो 55 का स्क्वायर होता है 3025 शायद। फिर इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या फॉर्मूलेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है मतलब 1 2 3 अप टू n, वो आपका होता है n+1 अपॉन 2। तो जैसे मान लो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है तो इनका सम आता है 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने n की जगह रखा 5, n+1 की जगह रखा 6 और 2 नीचे, अगर 2 से ये कटा 3, 5 3 से 15, तो आंसर आ जाएगा 15 फर्स्ट 5 का। सिमिलरली अगर मान लो आपको बोला है सिर्फ ऑड टर्म्स का मतलब 1+3+5 अप टू जितना भी है, तो इसका समीशन हो जाता है n स्क्वायर। जैसे ये फर्स्ट 3 है, ये 9 आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से अगर आपको बोला है सिर्फ इवन का मतलब 2 4 6 अप टू जितना भी है, तो ये हो जाता है सिंपली n+1 अपॉन 2। तो जैसे 6 4 10 और ये 2 12, तो यहाँ पे 3 रखेंगे 3 और नहीं सॉरी ये नीचे 2 नहीं होता, ये होता है 3 3+1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12। तो आंसर आ जाएगा ये। और हम जो हमने पहले डिस्कस करे थे वो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। n+1 2n+1 होल में आएगा यहाँ पे अपॉन 6। और जो क्यूब का होता है n मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, वो सिंपली जो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है इसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n+1 और अपॉन 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके अलग अलग जगह पे काम आएंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम अ शॉप for which a shopkeeper offers a discount of 10% on the mark price. The person pays using a e-wallet which gives 10% cashback. Which one of the following is the value of effective discount? तो यहाँ पे बस ये इफेक्टिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है कि मान लो पहले आपको एक अमाउंट पे 10% डिस्काउंट मिला, फिर जो अमाउंट बचा उस पर आपको 10% डिस्काउंट और मिला। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो एक तो होता है आपका फॉर्मूला। तो इसमें आप सिंपली करते हैं, जो पहला वाला डिस्काउंट है यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो भी यहाँ पे 10 दे रखा है और फिर आखिरी में XY/100। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10+10 माइनस XY, ये भी 100 हो गया अपॉन 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 1 19। तो ये एक फॉर्मूले बेस्ड हम इस तरीके से कर सकते हैं। पर एक और तरीका होता है करने का कि आप बस वैल्यू मान लो 100, कि आपके पास 100 रुपीज़ थे, अब इस पर मान लो आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो 10% मतलब हो गया 90। अब इस 90 पे आपको 10% और मिला, तो वो हो जाएगा 81। मतलब 9 मिला तो 81 हो गया, तो आपको टोटल कितना पड़ रहा है 19% डिस्काउंट। तो सही आंसर हो जाएगा 19। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड टू न्यू balls आर मेड whose diameters आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल न्यू बॉल। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको हमेशा वॉल्यूम कंपेयर करना होता है। तो उन्होंने पहले बोला है कि आपके पास एक बड़ी बॉल थी, उसको आपने दो अलग अलग बॉल्स में डिवाइड कर लिया, जिसका जो यहाँ पे दे रखा है डायमीटर का रेशियो है, मान लो जो ये रेशियो है ये 1 है
और जो ये रेशियो है ये 2 है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, हम लोग इस बॉल का हमने मान लिया जो रेडियस है वो है r, और इसका हमने मान लिया ये इसका रेडियस r है, तो इसका हो जाएगा 2r। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है आप एक स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो हम बस इसको मैच कराएंगे, तो 4/3 पाई इस वाली बॉल का हो जाएगा बड़ा वाला r क्यूब। तो यहाँ पे पहले छोटी वाली बॉल लेते 4/3 पाई, सिर्फ एक सिंगल आर है तो ये आर क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब यहाँ पे जो आर है वो 2r है, तो 2r का हम क्यूब लेंगे तो हो जाएगा 8r क्यूब। तो सिंपली ये 4/3 पाई ये सब कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 स्मॉल आर क्यूब। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3√3r। अब इन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल इज। तो अब जो ये वाली बॉल थी इसका वॉल्यूम था ये, और अब जो स्मॉलर छोटी वाली बॉल है उसका क्या हालत है, वॉल्यूम है ये। तो सिंपली हमें जैसे 4/3 कट जाएगा, तो हम बस ये करना है आर क्यूब इज टू आर क्यूब। अब यहाँ पे मान लो आर क्यूब की वैल्यू हमें ये आ ही रही थी, तो हम सीधे ये रख देंगे यहाँ पे, ये इज टू आर क्यूब। तो ये आर आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, अब 9:1 आ रहा है। पर हमें यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे बोला है पहले स्मॉलर बॉल है बाद में ओरिजिनल बॉल है, तो ये ओरिजिनल बॉल का हो गया, ये स्मॉलर बॉल का हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1:9। तो ये जैसे मतलब हमें यहाँ पे पहले स्मॉलर बॉल का रखना था, हमने लार्जर बॉल का रखा है, तो समझ सकते हो कि अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो सिंपली 1:9 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम के बारे में बात की होती है कि हमने उसको क्या कहते हैं, एक बॉल को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करा और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें हमें हमेशा वॉल्यूम कंपेयर करानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन, सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा नहीं होगा वो देखते हैं, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है 1+r/100 एन। तो ये आर हो जाएगा आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स या जो भी आपका इक्विवेलेंट है, और पी हो जाता है जो अमाउंट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब आर की वैल्यू 10 है और एन की वैल्यू 2 है। तो वो जितनी वैल्यू बढ़ रही है उससे हमें कंपेयर करना है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में दें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो अगर कंपाउंड में देखेंगे तो ये पहले हो जाएगा 110, फिर अब इसका फिर से 11 ऐड होगा, मतलब 110 का 10%, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 11, तो हो जाएगा 121। ये तो ये हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे 100 की वैल्यू थी वो 121 हो जा रही है 2 साल में। अब सिमिलरली हमें ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है इन सभी में से जिससे जो हमारा 100 है वो 2 साल में 121 हो जाए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, PRT/100। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये P है, मान लो हमारा 100, R हो गया, R हमें निकालना है, T हो गया हमारा 2/100, और जो हमारी वैल्यू आनी है वो आनी है 21, क्योंकि 21 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये कट गया, अब R इज इक्वल टू 21/2, ये हो गया अपना 10.5। तो ये आंसर है। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो मैं एक बार बता देता हूँ, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं PRT वाले फॉर्मूले की, तो यहाँ पे जो इस तरफ वैल्यू आती है ना, वो सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, मान लो जो वैल्यू बढ़ के आ रही है, अगर मान लो 100 से अगर वो 121 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 21 जो आएगा वो आएगा। पर जब हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो इस वाले फॉर्मूले में होता है, जो इधर वैल्यू आती है वो आती है P+I, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी और जो आपकी ओवरऑल वैल्यू थी उसका समीशन। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A runner's average speed reduces by 25% every hour. If he runs 16 km in the first hour and he runs for 3 hours, then what will be his overall average speed? तो जो ओवरऑल एवरेज स्पीड का होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले इसने बोला कि जो फर्स्ट आवर में है, मान लो जो फर्स्ट आवर है इसमें इसने 16 किलोमीटर रन करा, और फिर ये बोल रहा है हर आर में ये 25% कम हो रहा है। तो जो सेकंड आर होगा उसमें वो इसका मतलब 25% कम हो गया, तो वो हो जाएगा 12। फिर इसके बाद बोला है अगले में भी जो थर्ड आर है उसमें और कम हो जा रहा है, और 25%, तो मतलब 12 को 25 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 किलोमीटर। और ये बोले 3 आवर्स के लिए रन कर रहा है, तो ये 1 2 3, आगे हम और भी कर सकते थे अगर थोड़ा पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। फिर यहाँ पे हम देखते हैं
जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मतलब ये सारे डिस्टेंस जो इसने रन करा है, 16 प्लस 12 प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 37 अपॉन टोटल टाइम है 3। तो यहाँ पे सिंपली जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.33 किलोमीटर पर आवर। तो अगर होप्स हो कि आपको ये समझ में आ जाए, ये थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन था, आपको इसको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा इजीली दिमाग लगाना था बस। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 ईयर्स। तो हम सिंपली ले लेते हैं, मान लो एफ हो गया फादर, ई हो गया एल्डर सन, और एक यंगर सन है वो हो जाएगा वाई। तो सबसे पहले ये बोल रहा है एफ प्लस ई, इन दोनों एफ प्लस ई जो इन दोनों का एवरेज है वो है 35। तो मतलब 35 इंटू टू कर देंगे 70, तो इन दोनों की जो एज है वो 70 है। फिर सिमिलरली बोला है एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर ब्रदर, मतलब एफ प्लस वाई वो है 32 इंटू टू 64। और उसके बाद आखिरी बोला है जो दोनों भाई है ई प्लस वाई, इन दोनों की जो एवरेज एज है वो है 70 मतलब 34। और फिर इन्होंने ये भी दे रखा है वॉट, फिर नहीं मतलब हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज टू सन्स। तो सिंपली ई और वाई की वैल्यू है 34। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो ई और वाई के बीच में डिफरेंस है, ई माइनस वाई, वो है 6 ईयर्स का। तो हम यहाँ पे 6 माइनस करेंगे 28, 28 का हाफ कर देंगे 14। तो जो छोटा वाला भाई है वो है 14 का और बड़ा वाला भाई है 20 का। तो एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अगर इन दोनों इक्वेशन से हम ई माइनस वाई निकालेंगे, मान लो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ई माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी अपनी 6। तो ई माइनस वाई आ गया 6। अब सिंपली ई प्लस वाई भी गिवन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से ई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 20, वाई की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हमें निकालना है एवरेज एज ऑफ फादर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज टू सन। तो हमें तीनों की एवरेज एज निकालनी है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 14। अगर फिर हम इसमें देखें तो फादर की हो जाएगी 50। तो ये सब हो जा रहा है अपना 84। 84 अगर हम करें तो 28 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर इज 24 मोर देन 124 मोर देन इट्स वन थर्ड, व्हाट इज दैट नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 124 मोर देन, तो मान लो x है वो है 124 मोर, मतलब 124 प्लस 1 बाय मतलब x/3। सिंपली ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इधर चला जाएगा ये 3x, इसको अगर हम करें 3 और ये हो जाएगा 24 72 प्लस x। तो ये 2x, x की वैल्यू हो जाएगी फिर यहाँ पे 186। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर्स पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर देन द वैल्यू ऑफ v इज। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल जितना भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपॉन टोटल टाइम, होता है टोटल टाइम। और दूसरा अगर देखो जो टाइम का होता है वो आप अलग से निकालोगे, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेनली बस इन दो चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले मान लो हमारे जो टोटल डिस्टेंस है वो है एक्स, मतलब 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 3/4 ऑफ एक्स हम कवर कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। और जो बाकी है 1/4 ऑफ एक्स वो हम कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं, जो मान लो टोटल डिस्टेंस हमने लिया एक्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स। फिर टोटल टाइम, अब टोटल टाइम अभी हमारे पास है नहीं, तो हम टोटल टाइम इसकी मदद से निकालेंगे। जो मान लो ये वाला डिस्टेंस है उसको कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस हो गया 3/4x और स्पीड हो गई 60। तो सिंपली हम यहाँ पे रखेंगे 3/4 ऑफ एक्स और अपॉन में होता है 60। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो बचा हुआ डिस्टेंस है, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है अपना 1/4 ऑफ एक्स और जो स्पीड है वो है v। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, फिर हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 60 ले लेंगे और इस जगह पे हमें v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ये वाला पूरा है वो ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली मान लो पहले हमने x और x को कट कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 16 इंटू 60v। फिर और अपॉन में आ जाएगा अपना 3v प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो अब हम ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/3। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाए 63,000, ये हो जाए 150 और 5 से कट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100/3। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया।
फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 10 डेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ए और बी को जो टोटल टाइम लगता है एक वर्क को कंप्लीट करने में वो लगता है 10 डेज, और बी को अलोन लगता है 15 डेज, मतलब बी अकेला वो कम करता है 15 दिन में। मान लो ए की वैल्यू हो गई एक्स और दोनों को मिला मिला के लग रहे हैं 10 डेज। तो इसका जो सही तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15x, और फिर इन दोनों का समीशन लेते हैं 15 + x, 15 + x, इनकी वैल्यू होती है 10। तो सिंपली यहाँ पे देख देख सकते हो 15x 150 प्लस 10x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 30 डेज। तो यहाँ पे थोड़ा मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको गिवन होगा कुछ भी, ए और बी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। ए को मान लो लग रहे हैं 15 डेज, बी को लग रहे हैं 20 डेज। तो जो यहाँ पे आपको अगर दोनों को मिला के पूछे कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 60 15 के टेबल में कब आता है 4 जा, 20 के टेबल में कब आता है 3 जा। तो जो हम इन दोनों को टाइम लगेगा वो जो है 60/4 + 3 7। तो इन दो को इतना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। सिंपली यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि एक्स को मान जैसे अब हमारी वैल्यू होगी 30 और 15, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 30। अब 30/3, क्योंकि इसमें लग रहा है 2, इसमें लग रहा है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से ही होता है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 of the 5 numbers in decreasing order is 25 and the average of the last 4 numbers is 20, then what is the difference between the numbers and the last number। तो सिंपली हम ले लेते हैं, मान लो जो पहला डिजिट है, मतलब जो लार्जर डिजिट है वो है ए, प्लस फिर जो अगले 3 डिजिट है जिनका यूज हो रहा है उसको मान लेते 3x/4 = 25। सिमिलरली यहाँ पे बोला है बी, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, मान लो ये स्मॉलेस्ट और ये हो गया हमारा लार्जेस्ट। तो ये मान लो ऐसे ए प्लस बीच में हमारे 3 डिजिट है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे हो गया बी। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो बोला है बी प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 20। तो हमें निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो सिंपली यहाँ पे a + 3x इज इक्वल टू 100, b + 3x इज इक्वल टू 80। अगर हम अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे a - b इज इक्वल टू 3x से 3x कट जाएगा, 100 - 80 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 20। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स 10 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h एंड 14 km/h। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक रोड, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। तो ये दो लोग हैं, ये इधर से जा रहे हैं 10 km/h पे, ये यहाँ से जा रहा है 14 km/h पे। तो ये ए है, ये बी है। अब मान लो ये कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगे, तो जैसे आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है 14, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट होगा वो उससे इस तरफ मिलेंगे। तो ये मान लो मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा सी, इस पॉइंट पे वो आके मिलेंगे। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता तो ये आप थोड़ा मतलब क्लियरली समझ सकते हैं कि वो इस तरफ से ज़्यादा डिस्टेंस होगा और इस तरफ से कम डिस्टेंस होगा। पर यहाँ पे आपको पूछा है टाइम, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको पता होगा डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा अपना 10 - x। तो यहाँ पे अब देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है 10 इंटू टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे जो डिस्टेंस है वो है 10 - x, स्पीड है 14 इंटू टाइम, क्योंकि टाइम दोनों को सेम लग रहा है इस वाले पॉइंट पे पहुँचने में जो इनका मीटिंग पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो यहाँ पे हमें सिंपली टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे रख देते हो, तो 10 यहाँ पे -10t इज इक्वल टू 14t। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 24t, और t की वैल्यू आ जाएगी 10/24। तो जो ये वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी आवर्स में। अब इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 के टेबल में 2 जा, 12 के टेबल में 3 जा, ये कट 12 के टेबल में ये 5 जा। तो आंसर आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू 25 मिनट्स। तो ये है आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 2 हेड्स इज। तो मान लो जब भी हम मतलब जैसे आपको बताओगे 2 कॉइन टॉस करते हैं तो अब आपकी वैल्यूज क्या हो सकती है, दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, या पहले में टेल है दूसरे में हेड
और पहले में हेड है, दूसरे में टेल। इसी तरीके से जब आपके 3 जो कॉइन टॉस करते हैं, वहाँ पे 8 प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका सिंपली होता है, मान लो 2, जैसे आप एच और टी 2 ही चीज़ आ सकती हैं, तो हम वो रखेंगे 2। अभी कितने कॉइन से कितनी बार, कितने मतलब कॉइन टॉस हो रहे हैं, ये 3 टाइम्स, तो सिंपली 3। तो ये हो जाएगा 8। मतलब इसके जो हमारे जितने भी ऑप्शन आ सकते हैं वो होते हैं 8 ऑप्शन, तो वो 8 ऑप्शन हो जाएंगे, एच एच एच, टी टी टी, फिर यहाँ पे एच टी टी हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा, यहाँ पे एच टी एच टी, और फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा एच, एक मिनट, हाँ, एच एच टी, और यहाँ पे हो जाएगा टी टी एच। तो ये हो गए 8। तो यहाँ पे सिंपली बोला है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो लगभग मतलब ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2, मतलब 2 ही हेड होने चाहिए। यहाँ पे 2 हेड है नहीं, 3, यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है नहीं, तो इनमें नहीं है। फिर यहाँ पे जो पहली बार आया 2 हेड, तो एक हो गया ये। फिर एक यहाँ पे भी देखो 2 हेड है, तो एक हो गया ये। फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, तो आपके कितने हो गए 3/8। तो जो आंसर हो जाएगा आपको 3/8। इसी तरीके से बहुत बार डाइस का भी आता है कि जब मान लो 2 डाइस रोल हो रहे हैं, तो 2 डाइस रोल हो रहे हैं, मान लो एक डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक, तो हम यहाँ पे रख देंगे 6। अब 2 डाइस रोल हो रहे हैं, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो आपके जो टोटल ऑप्शन होते हैं वो 36, तो वो हो सकता है मान लो 1 1 आया, 1 2 आया, इस तरीके से जो लास्ट वाला हो जाएगा वो 6/6 आएगा, इससे पहले हो जाएगा 6/5, इस तरीके चलता रहता है, और ये पूरे 36 ऑप्शन बनते हैं आपके। तो चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल अमंग विच देयर इज वन कपल, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो हैविंग 5 चेयर्स इफ द कपल इज टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो सिंपली पहले ये बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लो 5 चेयर्स है और यहाँ पे हमारे पास 5 लोग हैं। पर अब ये बोल रहा है कि जो कपल है, मान लो दो लोग हैं, एक्स और वाई, इनको हमेशा अगल बगल में ही बैठना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम हस्बैंड को यहाँ बिठा दे, वाइफ को यहाँ बिठा दे, या फिर यहाँ बिठा दे, तो इस तरीके से नहीं होगा। हमें सिंपली इन दोनों को एक साथ बिठाना है। तो हम मान लो बाकियों को अलग कर देते हैं, इनको सबसे पहले हम अलग लेके चलते हैं कि हमने एक्स और वाई को एक साथ बिठा दिया। तो ये किस तरीके से बैठ सकते हैं, 2 तरीके से। मान लो एक्स लेफ्ट में है, वाई राइट में है, तो एक ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है वाई लेफ्ट में और एक्स राइट में, तो इन्हें हम 2 तरीके से बिठा सकते हैं। तो हम इसको मान के चलेंगे पूरा एक, कि ये एक ही, मान लो एक ही चेयर है, उस चेयर पे एक लेफ्ट में बैठा है, एक राइट में बैठा है, या तो एक राइट में बैठा है, एक लेफ्ट में बैठा है। तो हमारे पास जो टोटल चेयर हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4, बाकी के 3 मेंबर और इनको हम एक मानेंगे। तो अब हम इन चारों लोग, मतलब टोटल हो गए अपने 4 लोग, इन 4 लोगों को 4 चेयर पे किस तरीके से बिठा सकते हैं। तो पहले पे हम बिठा सकते हैं 4 को, दूसरे में 3 को, तीसरे में 2 को, और इसमें 1 को। और तो ये हो जाएगा, और जो ये 2 था उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 तरीके से बैठ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो अगर आपको समझ में नहीं, एक बार फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो एक्स और वाई, एक्स लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट, और वाई राइट में हो सकता है, और वाई लेफ्ट में हो सकता है, एक्स राइट में हो सकता है। तो हम एक्स और वाई को ही इंटरनली हम 2 तरीके से बिठा सकते हैं। तो ये सबसे पहले 2 अलग हो गया। अब फिर हमारे पास टोटल 4 लोग बचे, जो बाकी 3 और ये कपल को हमने पूरा एक मान लिया, एक सेट। तो यहाँ पे देखो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 में से कोई बैठ सकता है। फिर यहाँ पे एक तो बैठ गया, तो 3 लोग बचे, तो 3 में से कोई बैठ सकता है। फिर यहाँ पे 2 लोग बचे, 2 में से कोई बैठ सकता है। फिर यहाँ पे एक अकेला बच्चा, वो यहाँ बैठेगा। फिर इन सबको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज, ईच करेक्ट आंसर गिव्स +4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट गिव्स -1 मार्क्स। तो सिंपली ये ऐसे होता है, मान लो आपको दे रखा है एक्स, ये है मान लो 4x प्लस -1y इज इक्वल टू 74। तो यहाँ पे जो x है वो हमारे हैं करेक्ट क्वेश्चंस, और y है वो है हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो इनकी वैल्यू 74। पर ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें तो हमें निकालना है देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड वर अनअटेम्प्टेड। तो इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े, मतलब ज़रूरी नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चन करे हों। पर बहुत बार ऐसा होता है कि इसने सारे क्वेश्चन करे होते हैं, तो सिंपली वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी यहाँ पे गिवन होगा। पर इस सेट में ये नहीं है, तो हम यहाँ पे तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे सिंपली ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। मान लो अगर 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लीव करे, तो मतलब अटैम्प्ट कितने करे, 21 क्वेश्चन। अब 21 क्वेश्चन में 74 कहीं से भी वैल्यू आ सकती नहीं आ सकती, हम ये चेक करेंगे। मान लो हमारे 13 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो 13 इंटू 13 ही 18, 18 इंटू 4 हो जाएगा हमारा
18 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे 76, 8 4 32, 72, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो ये तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं हमारे 19 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा 76, 19 4 ज़ा 76, और ये हो जाएगा 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 74। तो ये आएगा हमारा आंसर 4। इस तरीके से आप और भी वैल्यू कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम 3 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 22, और 22 के आप कितनी भी वैल्यू निकाल लो, मान लो 20 क्वेश्चन है सही और 2 क्वेश्चन है गलत, तो 20 का हो जाएगा हमारा 80, 2 का हो जाएगा 2, तो ये 78। इस तरीके से अगर हम मान लो 19 और 3 भी ले लें, तो 19 फोर सा हो जाएगा अपना 76, और 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 73। तो वैल्यू नहीं आ रही। इस तरीके से आप चाहे तो 5 और 9 का भी चेक कर सकते हैं, पर अगर आपका एक भी जगह पे ये मैच हो जा रहा है तो वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हैज़ अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपी कॉइन्स। तो सिंपली पहले इसने बोला है कि जो मान लो हमारे पास जो 2 रुपी कॉइन्स है वो है एक्स, और जो 5 रुपीज़ कॉइन है वो है हमारे पास वाई। तो सिंपली पहले इन्होंने बोले पहले इक्वेशन के हिसाब से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। मतलब जो 2 रुपी कॉइन है 5 रुपी कॉइन है उनका समीशन है पूरा 100। फिर उसके बाद बोला इफ द टोटल वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5y, क्योंकि जो हमारा 2 रुपी का कॉइन है उसकी वैल्यू 2 है, 5 रुपी कॉइन इसकी वैल्यू 5 है। तो इसका जो टोटल समीशन है वो है 320। अब सिंपली हम यहाँ से ये माइनस करके 2y, ये हो जाएगा यहाँ पे 200, तो ये हो जाएगा 3y, मान लो हमने यहाँ पे माइनस 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 कर दिया, इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 40, और जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई 60। तो सिंपली इन्होंने पूछा गया है देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो 2 रुपी कॉइन्स की मतलब हमारी वैल्यू आ रही 60, तो आंसर हो जाएगा 60। तो फिर यहाँ पे इस पेपर में इतने क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। हम यहाँ पे चाहे तो थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानते हैं जो आजकल यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। वो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सिंपली होती है ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान लो सी डी एस के पेपर में लगभग पिछले 2-3 साल में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इस पेपर से आए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सी ए पी एफ या सी सैट के पेपर में भी आ सकते हैं। फिर जो एक दूसरा जो छोटा वाला फॉर्मूला है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और जो आपका मान लो एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो हो जाता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा सब प्लस में रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यूपीएससी आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली एक क्वेश्चन आपका इन सब से बन सकता है। तो आप ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूलेज हैं इन्हें आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। और मैं आपको जितने भी अलग अलग फॉर्मूले बता रहा हूँ आप एक काम करिए कि एक अलग से एक मतलब कॉपी के लास्ट में एक नोट्स बना लीजिए जितने भी फॉर्मूले के। तो ये ज़्यादातर 5-6 पेजेस में फॉर्मूले सारे आ जाएंगे, और जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके चले जाना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर इस वीडियो में हमने जितने भी 2020 के क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए, और होप्स होगा आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम इसी तरीके से आगे जो और 2-3 पेपर हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, जैसे 21 का 2020 का या बाकी। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएं, और जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो करते रहें। तो जो सी ए पी एफ का पेपर है इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जिसके मैथ्स बहुत अच्छी है वो आराम से 14-15 क्वेश्चन कर सकता है, और जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक भी है वो भी हम ट्राई करेंगे कि 11 क्वेश्चन कम से कम जो वीक भी है वो भी 10 से 12 क्वेश्चन लगभग लगभग कर पाए। तो आपसे 10 से 12 मतलब आपके 20 से 24 जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो जा रहे हैं। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मार्क्स हैं, ये आपको मेरिट में भी ला सकते हैं। और बहुत बार कुछ लोग जस्ट क्लियर करते हैं, जस्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे।
तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वो टेलीग्राम चैनल जॉइन करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली अलग-अलग क्वेश्चन पूछते हैं आपके जीके से रिलेटेड, इंग्लिश या मैथ से रिलेटेड, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और थैंक यू और जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।